हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका वेलकम है जेनेटिक्स की क्लास में। और हमने डिस्कशन किया था मेंडल्स का लॉ, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने डिस्कस कर दिया था। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये जो देख रहे हैं, ये कंसिक्वेंस है, रिजल्ट है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो अब ज़रा हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। ठीक ना, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखते हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या किया था, एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक ना, मतलब दो ट्रेट और वन कंट्रास्टिंग पेयर का हम इनहेरिटेंस को देख रहे थे। ठीक है, वो कैसे कैसे मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, जब हम फोकस करेंगे टू कंट्रास्टिंग पेयर पे, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक का, दो कंट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टरिस्टिक का कैसे इनहेरिटेंस होगा, तो इसको यदि हम क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में डालेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो क्या होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस भाई? The crossing experiment in which inheritance of two pairs of contrasting character, two pairs of contrasting traits are considered। ठीक है, considered is known as डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसको क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब देख लो, ये दो कंट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर क्या होता है भाई, इसको देखेंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे राउंड सीड लेते हैं, सीड क्या है? राउंड है, और सीड का कलर क्या है? येलो है। ठीक, राउंड और येलो। अब यहाँ पे इसको क्रॉस कराया क्या, रिंकल्ड सीड वाले प्लांट से, जिस प्लांट में रिंकल्ड सीड लगता है, और ग्रीन सीड, रिंकल और ग्रीन। राउंड के लिए क्या हो गया? कैपिटल आर। अब देखो, राउंड का कंट्रास्टिंग क्या होता है? रिंकल्ड है। ठीक है, और इस येलो का कंट्रास्टिंग क्या है? येलो का कंट्रास्टिंग ग्रीन है। ठीक, तो दो कंट्रास्ट पेयर, राउंड रिंकल्ड एक कंट्रास्ट पेयर, दूसरा येलो और ग्रीन दूसरा कंट्रास्ट पेयर। तो इनका जब इनहेरिटेंस करेंगे और क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, और उस क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देख लो, अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाए, इसके लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, तो मिटाना होगा। ठीक ना, ये लो मिटाया, और टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसे होगा, उसका एलील कैसे बनेगा। ठीक ना, इसका कुछ हमने आपको जानकारी दिया था प्रीवियस वीडियो में, उसको आप लोग देखिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना आ जाएगा कि हमने लिखा यहाँ पे क्या, राउंड, ऐसा प्लांट जिसमें राउंड सीड लगता था। ठीक है, राउंड और येलो कलर का सीड होता था। तो इसके लिए एलिलिक सेटअप क्या है? आर आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इसको क्रॉस कराया क्या, रिंकल्ड, इससे रिंकल्ड और ग्रीन सीड से, मतलब ग्रीन सीड। तो ये क्या होता है? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब जरा समझो, राउंड क्या है? मतलब सीड स्फेरिकल रहेगा वो प्लांट में। ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, दोनों के बीच का क्रॉसिंग, कैसा क्रॉसिंग बताया गया है, एक को मेल जैसा एक को फीमेल जैसा,
या इसको मेल जैसा, इसको फीमेल जैसा, कैसे? इमैस्कुलेट करके, मतलब एंथर हटा के। जिसका आपने एंथर हटाया वो फीमेल जैसा बिहेव करेगा, समझ रहे हो, और जिससे एंथर नहीं हटाया वो मेल जैसा, ठीक है ना। तो ये पहले बिल्कुल पूरा आपको बता दिया गया है। तो यहाँ क्या है, ये राउंड सीड है और इस सीड का कलर येलो है। कैसा कलर है? येलोइश कलर का है, ठीक है ना। येलोइश कलर का कोई हमारे पास यदि चौक है तो मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। येलोइश कलर और ग्रीन कलर, ठीक। तो अब देखो राउंड और ये येलो कलर, और ये सीड कैसा है? ये सीड है रिंकल्ड, देखो रिंकल्ड और ग्रीन कलर। कैसा कलर? ये ग्रीन कलर का, रिंकल और ग्रीन कलर का है। तो क्रॉसिंग ये राउंड और येलो सीड और रिंकल्ड और ग्रीन सीड के बीच में नहीं हो रहा है। सीड के बीच में क्रॉसिंग नहीं होता, याद रखना इस चीज को। ये प्लांट के बीच में हो रहा है। ऐसा प्लांट जिसमें राउंड सीड लगते हैं और येलो कलर के सीड लगते हैं, उस प्लांट और दूसरा प्लांट जिसमें रिंकल्ड सीड लगते हैं, समझ रहे हो, और ग्रीन कलर के सीड लगते हैं, ऐसे दो प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराया जा रहा है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये जनरेशन क्या हो गया? पेरेंटल जनरेशन, पी पेरेंट है। अब गैमेट कितने बनेंगे पहले आपको बताया जा चुका है कि दोनों ही होमोजाइगस। तो होमोजाइगस से क्या होगा? आर और वाई टाइप का। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर n, तो n मतलब कि होमोजाइगस पर क्या है? 0, तो 2 = 0 = 1 गैमेट, तो 1 गैमेट प्रोड्यूस हो गया। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि गैमेट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक। और इससे भी ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस। तो यहाँ भी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि होमोजाइगस पेयर, हेटेरोजाइगस पेयर एक भी नहीं है। तो n = 0 मतलब 1, तो 1 टाइप का गैमेट, स्मॉल r स्मॉल y, ये प्रोड्यूस हो गया। इन दोनों को क्या कर दो? मिला दो क्रॉसिंग में, ठीक है। मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये हो गया F1 जनरेशन, ठीक। F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो राउंड और येलो कलर का मिला। कैसा मिला? ये राउंड मिल गया, राउंड और येलो कलर का सीड देने वाला प्लांट मिला, ये F1 जनरेशन का, ठीक। अब F1 जनरेशन क्या होगी? सेल्फिंग होगी। इसकी सेल्फिंग कराओ, क्योंकि F1 का सेल्फिंग होता तब तो F2 मिलेगा। अब सेल्फिंग में कैसे होगा? अब इसके लिए पुनेट स्क्वायर तैयार करना होगा। F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए, इसका सेल्फिंग के लिए पुनेट स्क्वायर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो पुनेट स्क्वायर कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, ये बनाया, यहाँ क्या था? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। इसकी सेल्फिंग कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से कराई जा रही है। ये कौन सा जनरेशन है? ये हमारा F1 जनरेशन है, ठीक है ना। चलो बनाया क्या हमने? ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। स्क्वायर बनाया, अब देखो इस साइड में मेल, इस साइड में फीमेल, मेल फीमेल कहीं भी रख सकते हैं आप। अब गैमेट बनाओ, तो गैमेट कितना बन सकता है? देखो जितना गैमेट बनेगा उतने इधर आपको कंपार्टमेंट्स बनाने होंगे, उतने खाने बनाने होंगे, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हो? यहाँ पे एक हेटेरोजाइगस पेयर और दूसरा हेटेरोजाइगस पेयर, तो 2 टू द पावर 2 = 4, 4 गैमेट बनेंगे। और यहाँ भी 4 बनेगा, 2 होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पेयर है, तो 4 खाने आपको बनाने पड़ेंगे। एक ये बना, दूसरा ये बना, और थर्ड और फोर्थ ये बन रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से एक ये बना, सेकेंड ये बन गया, थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड बना। थोड़ा फोर्थ वाला बड़ा बनाना पड़ेगा, देखो बड़ा बना रहा हूँ इसको ध्यान से।
अब देखो यहाँ पे क्या लिख दो, गैमेट लिख दीजिए। तो गैमेट क्या प्रोड्यूसर लिख सकते हो, क्या क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और क्या बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। वही सेम चीज़ इधर भी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। चलो अब करते जाओ, इसका एक बार इससे 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 और इससे, ठीक है, और रिजल्ट लिखते जाओ। क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या रखो, इसमें और इससे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक बार इससे 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 और इससे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर तो कैपिटल आर कर दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल पहले लिखते हैं और स्मॉल वाला बाद में लिखते हैं, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ देखो, कैपिटल आर, इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल वाई है, इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये आपको रिजल्ट मिल गए, ठीक है। जब ये रिजल्ट मिला, तो ऐसा रिजल्ट मिलने के बाद क्या होगा, अब इसका बताओ क्या होगा, कैपिटल आर, ये आर इस पे डोमिनेट किया, ये दोनों डोमिनेट है, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये राउंड, ये क्या हो गया आपका, राउंड के बाद येलो, राउंड येलो बन गया। ये क्या बना, राउंड, और ये वाई इस पे डोमिनेट कर रहा है, तो ये भी राउंड येलो, राउंड और येलो सीड। और ये कैपिटल है स्मॉल आर पे डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट है, तो राउंड येलो ये भी बन गया, राउंड येलो ये भी बन गया, ठीक। और ये भी क्या है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेट है और कैपिटल वाई स्मॉल पे, तो ये भी राउंड येलो ये भी बन गया, समझ रहे हो। अब देखो, ये दोनों कैपिटल आर है तो राउंड हो ही गए, ये राउंड हो गए। आइए, कैपिटल वाई मतलब येलो वाला किसके ऊपर, देखो ग्रीन वाले को डोमिनेट कर रहा है, तो येलो का एक्सप्रेस होगा, तो राउंड और येलो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, राउंड है, और दोनों ही रेसेसिव हैं, मतलब ग्रीन रेसेसिव है, तो राउंड ग्रीन हो जाएगा, अब ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर इसके ऊपर, वाई इसके ऊपर, तो राउंड येलो सीड, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये राउंड है, राउंड डोमिनेट कर गया, येलो दोनों रेसेसिव है, मतलब ग्रीन सीड हो जाएगा, राउंड और ग्रीन, ठीक। अब देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, तो राउंड बन गया, ठीक। अब दोनों क्या है, येलो हैं, तो राउंड येलो हो गया, ठीक है, राउंड येलो। ये क्या है, ये भी एक बार राउंड येलो हो जाएगा, क्योंकि राउंड वाला ये रिंकल वाले पे डोमिनेट कर जाएगा, आइए ग्रीन वाला येलो वाला ग्रीन वाले पे डोमिनेट करेगा, तो राउंड येलो एक बार यहाँ भी बन गया, ठीक है। ये स्मॉल आर है, मतलब रिंकल्ड है, ये कंप्लीट रिंकल्ड है, क्योंकि आपको बताया गया है कि रेसेसिव जीन ओनली होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जब दोनों सेम होगा। तो देखो दोनों सेम होगा, रिंकल्ड।
और ये क्या हो जाएगा, रिंकल के बाद कैपिटल क्या है, येलो है, ये क्या है, येलो है। अब स्मॉल आर ये क्या होगा, ये रिंकल्ड हो जाएगा, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेट करेगा तो येलो हो जाएगा। समझ रहे हो, रिंकल्ड और क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, अब चलो इसके बारे में बताओ। यहाँ भी क्या है, अब एक कॉर्नर वाला सब सेम तरह का जिन मिला, देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। ठीक है, वही बात यहाँ भी है, वही चीज़ क्या है यहाँ भी देख रहे हो। ठीक है, और वही चीज़ आप क्या देख रहे हैं यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, ये भी क्या हो जाएगा, राउंड येलो हो जाएगा, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, राउंड, और वाई वाई क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक, और ये स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड है, रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, रिंकल्ड, और क्या हो जाएगा, येलो। और ये क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन, तो ये रिंकल्ड हो जाएगा और क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो राउंड येलो हमें कितना मिलता है पहले उसको देख लेते हैं। तो राउंड येलो, 1 राउंड येलो, 2 राउंड येलो है, 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 के बाद 8 9 मिला राउंड येलो। और बाकी कहीं भी देखो राउंड येलो, बाकी कहीं भी देख लो राउंड येलो, 9 को छोड़ के राउंड येलो आपको कहीं नहीं मिलेगा, राउंड येलो 9 को छोड़ के कहीं नहीं है। तो ये जो हुआ, ये आपका जो देख रहे हैं, ये रिजल्ट जो मिला, ये F2 जनरेशन का रिजल्ट मिला। किसका मिला, F2 जनरेशन का। ठीक है ना, ये F2 जनरेशन का अपने पास क्या है, रिजल्ट है। तो जब F2 जनरेशन का रिजल्ट है तो इसमें अपने को देखो जगह ऊपर है हमारे पास खाली, इसलिए इसको लिख लिए होगे तो इसको मिटाता हूँ। ठीक ना, अब ध्यान से देखो, राउंड और येलो कितने मिले, राउंड येलो जो मिले मेरे को, ये मिल गया 9 मिला, तो 9 रेशियो। राउंड येलो के बाद में फिर क्या है, राउंड येलो। अब इसके बाद राउंड क्या मिलना चाहिए, राउंड ग्रीन मिलना चाहिए। तो देखो राउंड ग्रीन कहाँ कहाँ पे है, तो राउंड ग्रीन जो है एक ये है, राउंड ग्रीन एक ये है, 2 और राउंड ग्रीन कहाँ है, राउंड ग्रीन एक यहाँ है। ठीक है, तो कितना मिला, 3 मिला, तो राउंड ग्रीन 3, राउंड ग्रीन कितने मिले, ये 3 मिले। फिर रेशियो राउंड ग्रीन के बाद में अब तो क्या मिलेगा, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने मिल रहे हैं, देखो रिंकल्ड येलो जो है एक ये मिला, रिंकल्ड येलो जो है एक आपका ये मिलता है रिंकल्ड येलो। ठीक है, और यहाँ रिंकल्ड येलो मिल रहा है दूसरा, और एक तीसरा, एकदम तुरंत मिल गया ऐसे जो 3 रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो, रिंकल को WR लिख दे रहा हूँ और वाई येलो, रिंकल्ड येलो की उधर जगह हमारे पास नहीं है, 3 मिल गया। ठीक, और एक क्या मिला, ये रिंकल्ड ग्रीन मिल गया, तो W रिंकल्ड और ग्रीन फॉर ग्रीन, ये 1 मिल गया। तो 9:3:1, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो है। क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। ये जो इसका है ये फिनोटाइपिक रेशियो होता है। क्या बोलेंगे इसको, ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। ठीक ना, तो ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो। अच्छा, डाई हाइब्रिड का रिजल्ट क्या ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि यूँ समझ लो कि डाई हाइब्रिड मतलब हुआ क्या, डाई हाइब्रिड का मतलब है कि मोनो हाइब्रिड 2 टाइम्स। सिंपल सी बात है, मतलब जैसे सब्जी के दुकान पे लेने जाओ तो 2 किलो आलू खरीदो, तो 2 किलो आलू खरीदो कैसे होता है, 1-1 किलो 2 बार खरीदते हो, 1-1 किलो 2 बार दे दे या एक ही बार दोनों किलो दे दे आपको। ठीक है, एक ही बार 2 किलो दे दे, या क्या करें 1-1 किलो हम 2 बार खरीदें।
ठीक है। तो ये जो हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक इसी तरीके से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से। इसके रिजल्ट को निकालने के लिए कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखो, जैसे देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या था, 3:1 था ना, 3:1। और एक बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर दोबारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और फिर 1 3 जा क्या हो गया 3, 1 1 जा 1, 9:3:3:1। देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, 9:3:3:1। ठीक, ये जीनोटाइपिक रेशियो, ये फिनोटाइपिक रेशियो था। अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा भाई, जीनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा। ठीक, तो जीनोटाइपिक रेशियो के लिए मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या था, 1:2:1 था। तो ऐसे ही 2 बार लिख दो, 1:2:1, और सब में मल्टीप्लाई कर लो। एक को इस 3 से, तो 1:2:1, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, 2:4:2, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 तो 1:2:1। माने इसको एक बार तीनों से, तो देखो 1 to 1, और इसको एक बार तीनों से, तो 2 4 1 2 4 2, तो 2 4 2, और फिर इसको एक बार इस तीनों से, तो 1 to 1, तो 1:2:1:4:2:1:2:1, ऐसे आ जाएगा। ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो, और ये क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। ठीक है। अब मेन है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमारा रिजल्ट क्या निकला, इसके ऊपर देखते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक ना, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसको देख लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है, मतलब अब यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया। अब दोनों कैरेक्टर एक साथ रह भी सकते हैं और अगले जनरेशन में इंडिपेंडेंटली एकदम असॉर्ट सेग्रीगेट कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, एक इसका रिजल्ट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। ये क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझो। मैं आपको बताया था एक बार, समरी के फॉर्म में बताया था, क्या बताया था कि 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, वो यदि इनहेरिट करते हैं तो किसी भी जनरेशन में वो एक साथ आ भी सकते हैं और एक साथ यदि हैं तो अलग भी हो सकता है, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। इसको ऐसे समझ लो, जैसे ट्रेन में जाने के लिए आपने भी रिजर्वेशन कराया और लोगों ने भी रिजर्वेशन कराया होगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो क्या है, 2 व्यक्ति, 2 अननोन पर्सन, ठीक है, एक दूसरे को न जानने के बावजूद भी एक साथ बैठे रहते हैं अगल बगल, ठीक ना, एक बर्थ पे। वही अपना जैसे ही डेस्टिनेशन आता है तो एक दूसरे से कहे बगैर निकल लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसी तरीके से ये जो कैरेक्टर साथ में रह रहा है, ये जो लिविंग बींग्स होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, वो कैरेक्टर का घर होता है, होम हाउस होता है। ये मान लो ट्रेन जैसा, कैरेक्टर आया, 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर साथ में रह रहे हैं और इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना
अलग भी हो जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक ना। तो अब देखो समझो इस चीज़ को, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ठीक। दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक। इफ two pairs of traits are inherited together, then they can separate in the next generation freely मतलब without affecting each other, बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए हुए सेपरेट होंगे। कैसे भाई, देखो जैसे सपोज करो कि राउंड और क्या था, और येलो सीड वाला था, राउंड और येलो सीड, ठीक है ना, और राउंड येलो सीड था। अब देख लो यहाँ पे क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन सीड थे, रिंकल्ड और ग्रीन सीड बना था ना, देखो ये सीड बने थे। अब इसी में देख रहे हैं कि आगे में क्या देख रहे हैं कि 4 वैरायटी का प्लांट आपको मिल जा रहा था, जिनमें कैरेक्टर क्या आ रहा था, जिनमें कुछ में ऐसा, कुछ में कुछ क्या हो जा रहे थे, कुछ राउंड। ये राउंड वाला क्या किया, ये राउंड वाला देख रहे हो, राउंड वाला इस ग्रीन के साथ में सेटअप बना लिया, मतलब येलो का साथ छोड़ दिया। देखो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब कि 2 पेयर्स ऑफ राउंड रिंकल्ड 1 पेयर और येलो और ग्रीन 2 पेयर, और ऐसे एज ए होल 2 कैरेक्टर हो गए, ठीक। तो एक राउंड कैरेक्टर है, इस येलो का साथ छोड़ा, और येलो का साथ छोड़ के ग्रीन का साथ पकड़ लिया, तो देखो इस येलो से बिल्कुल फ्रीली अलग हो रहा है। तो राउंड और क्या हो गया, ग्रीन बना लिया, ठीक है, F2 जनरेशन में। और F2 जनरेशन एक और कॉम्बिनेशन बना था, क्या, एक कॉम्बिनेशन बना था कि ये रिंकल्ड वाला इस ग्रीन का साथ छोड़ के येलो के साथ पकड़ लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया, तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड और येलो, ये सभी बन रहे थे रिंकल्ड और येलो, ठीक। तो क्या हुआ, बिना ये इसको इफेक्ट किए हुए, इसने इसको कोई इफेक्ट नहीं किया और न इसने इसको इफेक्ट किया, इसने इसको इफेक्ट नहीं किया, इसने इसको इफेक्ट नहीं किया, समझ रहे हो, बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए हुए आराम से सब सेपरेट हो रहे हैं अगले जनरेशन में, और एक नया कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक। रिजल्ट में आपको दिखाया, रिजल्ट में क्या देखे थे आप, राउंड और येलो आपको ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना मिला था, 9 मिल गया था, और राउंड और ग्रीन कितना मिल गया था, 3 मिला था, रिंकल्ड येलो कितना मिला था, 3 मिला था, और ये रिंकल्ड और ग्रीन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये कितना मिला था, 1 मिला था, 9:3:3:1, ठीक। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट है कि ये जो डोमिनेंट एलील होते हैं, डोमिनेंस के पीछे में मैकेनिज्म कौन सा काम करता है, कौन सा फंक्शन काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। मेंडल्स के सारे लॉ हमारे ख़त्म हो गए हैं, अब एक बार फिर से डोमिनेंस वाली बात को करते हैं, क्योंकि हर जगह लॉ ऑफ डोमिनेंस कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है। तो ऐसा रहता, चौक देख लेते हैं, ठीक ना। ऐसा जब हो जा रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सभी जगह अप्लाई हो रहा है, तो उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है उसको देख ले, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना है। उसको क्या देखना है भाई, उसका
ये जो आपका एनसीईआरटी का बुक है इसमें एक हेडिंग दिया हुआ है, बड़ा अच्छा टॉपिक है वो है इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। समझ रहे हो? तो डोमिनेंस के कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे ध्यान से। तो देखो, कोई जीन जो होता है, कोई जीन एक्शन करता है एक एंजाइम को बना के। याद रखना, कोई भी जीन मतलब एलील की बात बोल रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे देखो, मान लो कि कोई एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ए है, ए सबस्ट्रेट मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है? इस सबस्ट्रेट पे एक जीन ने क्या किया, काम किया। जीन मतलब एलील, एक एलील ने काम किया। कैसे काम करता है एलील? एलील बनाता है एंजाइम, ठीक है? क्या बनाता है? एंजाइम, और एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एस में कन्वर्ट हो गया, ठीक? और एस जो होता है यही कैरेक्टर देता है। क्या देता है? ये दे रहा है कैरेक्टर, ठीक ना? ये एस कोई केमिकल बना और इसी केमिकल की वजह से कैरेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? ये कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है? अब देखो, ये शॉर्टली यही है, मतलब कि जीन के वर्किंग का एलील और जिसको फैक्टर बोलते हैं, जीन, एलील और फैक्टर, इनको वर्क करने का एकदम शॉर्ट कंसेप्ट यही है। समझ गए? अब देखो, डोमिनेंट मतलब क्या हुआ कि ये जो एंजाइम होता है, अब इसका 3 फ्यूचर है, 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम का 3 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट, एक है इसका नॉर्मल सिंथेसिस हो, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम हो। वो एंजाइम नॉर्मल बने या लेस एफिशिएंट बन जाए, ठीक है? एक तो ये हो सकता है, मतलब नॉर्मल यदि बन रहा है एंजाइम तो एकदम सेम इफेक्ट देगा, जो लेस एफिशिएंट एंजाइम है उसका भी सेम इफेक्ट ही रहेगा। मतलब लेस एफिशिएंट एंजाइम मतलब क्या हुआ कि एंजाइम बन तो रहा है लेकिन जितना कंसंट्रेशन में बनना चाहिए उससे थोड़ा लो में बन रहा है, लेकिन काम तो वही करेगा, बन रहा है तो आखिर काम तो वही करेगा ना, थोड़ा लेट से वर्क करेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक सेम देगा, कैरेक्टर सेम देगा। मतलब क्या हुआ कि जो जीन ऐसे एंजाइम को बनाते हैं जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं या थोड़ा कम फंक्शन करते हैं लेकिन रिजल्ट वो सेम देगा, कम जो फंक्शन करता है थोड़ा लेट से रिजल्ट देगा लेकिन सेम रिजल्ट देगा। मतलब कि ये नॉर्मल जीन की कहानी हो गई, ठीक है? ये क्या होगा? नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एलील होगा और जीन, यहाँ पे जो एलील होगा वो एलील क्या होगा? एकदम प्रॉपर होगा, है ना? वो नॉर्मल एलील होगा, नॉर्मल फंक्शन वो एलील करेगा, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्मिंग एलील हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्मिंग एलील। नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एलील, ठीक है? और इसकी वजह से कैरेक्टर जो आएगा बिल्कुल डोमिनेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। कैसा? डोमिनेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो, अब एक जीन का 2 अल्टरनेटिव था जिसको एलील बोलते थे, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी। तो कैपिटल टी एकदम हेल्दी काम, नंबर 1 का काम। ये भी जीन, ये भी एलील एंजाइम बहुत बढ़िया वाला प्रोड्यूस कर रहा है जो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ये भी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 एफिशिएंट वर्किंग एलील हो गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एकदम टॉल, डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल, ठीक है? और टॉल में भी प्योर टॉल, ठीक?
लेकिन अब ऐसा आ जाए, एक कैपिटल टी आ जाए और एक स्मॉल टी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो था, ये एंजाइम जो है बिल्कुल परफेक्ट एंजाइम बना रहा है, लेकिन इसका दूसरा काउंटर पार्ट जो है ये उतना परफेक्ट नहीं बना पा रहा है, या ये नहीं बना पा रहा है, ये उस एंजाइम को बना ही नहीं रहा है। तो जब बना नहीं पा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये लेस एफिशिएंट हो जाएगा। लेस एफिशिएंट मतलब एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा, कैरेक्टर तो वही देगा, कैरेक्टर टॉल ही रहेगा। कैरेक्टर क्या दिया, टॉल दिया। मतलब कि इस केस में और इस केस में फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, समझ रहे हो। अब देखो दूसरा फ्यूचर इसका क्या हो सकता है, दूसरा फ्यूचर हो सकता है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे। ठीक है, नॉन फंक्शनल मतलब क्या, नॉन फंक्शनल मतलब हुआ कि सबस्ट्रेट एस को तो बना रहा है, जो कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, लेकिन ये एलील जो है एंजाइम ही बनाया, एलील जो है एंजाइम बनाया, लेकिन वो एंजाइम इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे वर्क अब नहीं कर रहा है, वर्क कर ही नहीं रहा है। मतलब एंजाइम तो बना लेकिन वर्क नहीं किया, इसकी वर्किंग नहीं हो पा रही। तो वर्किंग यदि नहीं होगा तो ए का एस में कन्वर्जन अब होगा नहीं। अब ए जो है एस में कन्वर्ट नहीं होगा, जब कन्वर्ट नहीं हो तो कैरेक्टर कहाँ से देगा, समझ रहे हो। अब कैरेक्टर नहीं देगा तो कैरेक्टर का ना देना वो भी एक कैरेक्टर को डेवलप कर देता है। जैसे अब ध्यान से देखो, कैपिटल ए, कोई यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं बना तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब ये कैरेक्टर टॉल वाली कैरेक्टर नहीं आ पाएगा। तो जब टॉल वाला नहीं कैरेक्टर है तो कुछ तो कैरेक्टर होगा, वो भी एक नया कैरेक्टर बन जाएगा। जैसे देखो हम लोग का ये जो स्किन है, स्किन में मेलानिन बनाने वाला जीन जो है वो इस तरह का स्किन बनाता है। अब वो जीन जो है सो गायब हो जाए या माल फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कैरेक्टर अब नहीं देगा। तो कैरेक्टर नहीं देगा तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्किन का सफ़ेद कलर का हो जाएगा। तो सफ़ेद कलर भी क्या है, वाइट कलर भी एक तो कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर का ना देना जेनेटिक मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम कैरेक्टर नहीं मिलेगा, मतलब उसका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो ना मिलकर कुछ और मिल जाएगा आपको, ठीक है, या उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल जाएगा, वो ना मिलकर कुछ और नहीं तो कंट्रास्टिंग ही मिलेगा। तो कंट्रास्टिंग ना मिला मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ना मिलने का मतलब कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको मिल रहा है, ये समझना है, ठीक है। जैसे ध्यान दो, अब सबस्ट्रेट ए एंजाइम कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक, तो क्या मिलेगा, ध्यान से, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड जो होगा यहाँ पे नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक, इट रिजल्ट्स इनटू रेसेसिव कैरेक्टर। ये रेसेसिव कैरेक्टर में क्या है, रिजल्ट करता है, ठीक ना, रिसेसिव कैरेक्टर, बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ क्या हो जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर इज नॉट एपियर्ड, डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे एपियर नहीं होता है, ठीक है। जब डोमिनेंट कैरेक्टर एपियर नहीं होगा तो क्या होगा भाई, जब डोमिनेंट कैरेक्टर एपियर नहीं होगा तो क्या होगा, तो रिसेसिव कैरेक्टर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। कैसे, देखो अब देखो ध्यान से, ए सबस्ट्रेट ए है और इस पे क्या है, अब इस पे क्या है, स्मॉल टी वर्क कर रहा है, ठीक है ना, स्मॉल टी वर्क कर रहा है। तो स्मॉल टी क्या कर रहा है, एंजाइम तो मान लो बना रहा है, एंजाइम बनाया, लेकिन ये एंजाइम यहाँ पे इसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा है ए के ऊपर। तो एंजाइम ए के ऊपर जब कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका नो वर्क, क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। एंजाइम कैसा बना, नॉन फंक्शनल। ऐसा होता है डायबिटीज़ के केस में कि बचपन देखोगे 7th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और उसको डायबिटीज़ पकड़ लिया, मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसका इंसुलिन नहीं बन रहा है इंसुलिन बेचारे में, लेकिन नॉन फंक्शनल इंसुलिन बन रहा है। वो इंसुलिन का कोई फंक्शन नहीं हो रहा है शुगर के ऊपर,
तो डायबिटीज़ पकड़ लिया उसको। तो नॉन फंक्शनल एंजाइम भी बनते हैं, तो कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट डेवलप हुआ ही नहीं। तो मतलब कि टॉल कैरेक्टर जो था, ये टॉल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं बना। तो टॉल कैरेक्टर यदि नहीं बना तो क्या बनेगा? जब टॉल नहीं बनेगा तो उसका कंट्रास्टिंग ड्वार्फ बनेगा, सिंपल सी बात है। मतलब कि रिसेसिव कैरेक्टर बना। क्या बना? रिसेसिव कैरेक्टर बना, सिंपल सी बात है, रिसेसिव। ये रिसेसिव कैरेक्टर बन गया, ठीक है। अब चलो, अब एक थर्ड होता है कि ये भी हो सकता है कि नो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। समझ रहे हो? एंजाइम का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, नो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम बना ही नहीं। तो जब नहीं बना तो क्या हो जाएगा? जैसे सबस्ट्रेट ए है, सबस्ट्रेट ए पे स्मॉल टी है, अब स्मॉल टी एंजाइम नाम का कोई चीज़ ही नहीं बनाया, तो वो भी इसके ऊपर फंक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो मामला हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये भी क्या करता है? इट रिजल्ट्स इनटू रिसेसिव कैरेक्टर। ये किस में रिजल्ट करेगा? इट रिजल्ट्स इनटू रेसेसिव कैरेक्टर। ये रेसेसिव कैरेक्टर में क्या करता है? रिजल्ट करता है, ठीक है। रेसेसिव कैरेक्टर को रिजल्ट करता है ये, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एक जीन का जो दो अल्टरनेटिव हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलील्स, मतलब वो दो जीन ही हो गए एक तरह से। तो दो जीन क्या करेगा? एक्चुअली एक नॉर्मल फंक्शन करता है और दूसरे का फंक्शन वो नॉर्मल फंक्शन नहीं रह पाता है, इसलिए दूसरा रिसेसिव जैसा एक्ट करता है। समझ रहे हो? अब देखो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का क्या एक्सेप्शन है भाई? फर्स्ट, मतलब देख लो, अब मेंडल ने तो लॉ अपना दिया, ये बेसिक समझने के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं कि मेंडल का लॉ दिया बस उतना ही तक हो गया, पूरी दुनिया उसी में चल रही है। उनका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भाई? तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसका एक्सेप्शन, लॉ क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, समझ रहे हो। फिर दूसरा को डोमिनेंस है, समझ रहे हो। और फिर वो दिए हुए हैं कि कोई भी कैरेक्टर दो ही फैक्टर से गवर्न किया जाता है। अब किसी किसी कैरेक्टर के लिए तीन फैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मल्टीपल एलील्स, तो वो भी एक्सेप्शन है, समझ रहे हो। और मेंडल बोलते हैं कि एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे एक जीन जो होता है कई कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर, जिसको प्लियोट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। तो उसका भी एक्सेप्शन है। लेकिन मेंडलिज्म इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि मेन फंडामेंटल्स आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो क्लासिकल जेनेटिक्स है, क्लासिकल जेनेटिक्स मीन्स मॉलिकुलर जेनेटिक्स को छोड़ के, मॉलिकुलर जेनेटिक्स डीएनए, आरएनए, टीआरएनए, ये सब की बात होगी, फिंगरप्रिंटिंग वो सब की बात होगी, बायोटेक्नोलॉजी की बात होगी, वो मॉलिकुलर जेनेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। लेकिन मॉलिकुलर जेनेटिक्स से पहले जो जेनेटिक्स होता है उसको बोलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसमें कि एलील बनाना है, एलील को अलग करना है। तो बेसिक फंडामेंटल्स मेंडल लॉ को ही वो फॉलो करता है, कैसे कैसे सेपरेट होगा, कैसे कंबाइन करेगा, ठीक है। तो इसलिए बताना ज़रूरी है, और उसका एक्सेप्शन भी आपको जानना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बताना जरूरी है। देख लो, तो फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब बताओ, मेंडल के लॉ में क्या देखे थे कि मेंडल का लॉ जो था वो कहता था कि उनका इनहेरिटेंस जो है वो नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। मतलब दो एलील के जीन ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं, मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी को मेंटेन करें, दो जीन एक साथ रह भी रहा है तो एक दूसरे से कोई इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं डाल रहा है, तो नॉन ब्लेंडिंग था। यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। कैसे भाई? इन्होंने क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया डॉग फ्लावर पे, डॉग फ्लावर, इसको एंटी राइनम मैजस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी राइनम मैजस। और दूसरा एक मीराबिलिस भी होता है, एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया है। और एक और दूसरा एग्जाम्पल मीराबिलिस जलापा भी होता है, मीराबिलिस सेकेंड फ्लावर, सेकेंड प्लांट, मीराबिलिस जलापा, जलापा। ठीक है, तो मीराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। और इसी का नाम है इवनिंग प्राइम रोज। क्या बोलते हैं इसको? इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मीराबिलिस जलापा और इवनिंग प्राइम रोज। तो ये जो एंटी राइनम मैजस हुआ, मीराबिलिस जलापा, इवनिंग प्राइम रोज, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। इसमें क्या किया गया? रेड फ्लावर वाले प्लांट को, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर कैपिटल आर आर, वाइट फ्लावर स्मॉल आर आर। ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन। अब F1 जनरेशन में क्या किया? इसका ऑब्टेन किया तो क्या मिला? कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला, ये मिला F1। ये रेड मिलना चाहिए था क्योंकि रेड डोमिनेंट होता है, वाइट रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे रेड को इसके ऊपर डोमिनेट करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे आपको पिंक मिल गया। ये देख लो, पिंक कलर का मिला। मतलब कि रेड ने क्या किया? ये कंप्लीटली इसके ऊपर डोमिनेट नहीं किया, ये दोनों मिलके एक ब्लेंडिंग टाइप का चीज़ आ गया, मिक्सिंग वाला कैरेक्टर आ गया। इसको क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलेंगे। ये F1 जनरेशन है। ठीक, तो ये हुआ। अब ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का देखोगे, इसका जो हुआ आपका ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अब F1 को क्या कर लो, F1 जनरेशन को कैपिटल आर स्मॉल आर जो था और कैपिटल आर स्मॉल आर, जो पिंक पिंक था, पिंक देखो पिंक है, समझ रहे हो? अब क्या होगा? यहाँ पे आपने इसको लिया, अब इसको जब ले लिया, यहाँ मेल इधर फीमेल जो भी रखना है, कैपिटल आर स्मॉल आर बना, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया, कैपिटल आर क्या बन गया? रेड। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बना भाई? पिंक, पिंक बना ना। यहाँ फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ फिर पिंक बन गया। आइए स्मॉल आर तो वाइट बन गया। अब बताओ, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो देखोगे कि यहाँ पे सेम है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? सेम। फिनोटाइप मतलब कि जो दिख रहा है, क्या दिखा? रेड एक दिखा आपको, तो रेड एक। चलो, और क्या दिखा? पिंक 2 दिख गया, तो पिंक 2। और एक वाइट दिखा, तो वाइट एक। अब जीनोटाइप में आओ। जीनोटाइप मतलब कि एलील को देखना है, एलील के सेट को देखो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है भाई? जीनोटाइपिक रेशियो में एक कैपिटल आर कहाँ कहाँ दिखा आपको? कैपिटल आर एक ही जगह दिख रहा है, तो 1। और कैपिटल आर 2 जगह दिख रहा है, तो 2। और स्मॉल आर 1, तो 1। तो बोलते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों रेशियो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो जीनोटाइपिक इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप लोग लिख सकते हैं, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक बोथ द रेशियो आर द सेम। दोनों ही रेशियो क्या होते हैं? यहाँ सेम हो जाते हैं। दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो बोथ द रेशियो क्या लिखेंगे? बोथ द रेशियो, बोथ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो आर द सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, दोनों इसके होते हैं सेम हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद में सेकंड आता है को डोमिनेंस। सेकंड क्या आता है, को डोमिनेंस। को डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, को डोमिनेंस। ये को डोमिनेंस क्या है भाई, को डोमिनेंस। अब देख लो, को डोमिनेंस मतलब कि जिसको आप डोमिनेंट एलील कह रहे हैं वो अपना कैरेक्टर देगा, और रेसेसिव जो देख रहे हो वो भी अपना कैरेक्टर एक साथ देगा। डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों मिल जाए तो दोनों ही कैरेक्टर को साइमल्टेनियसली अपना वो देते हैं एक ही साथ। ठीक है, एकदम नॉर्मल एक सिंपल एग्जांपल है, वो एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं, लेकिन उस एग्जांपल को देना जरूरी है जिससे कि समझ बढ़िया से बने। तो फिर जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है उसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब देखो वो क्या है, गाय आपने देखा है, एक गाय पे उजला उजला पट्टा रहता है, उजला चित्ता, और एक काला काला, काला और उजला दोनों बैंड रहते हैं गाय के ऊपर। ठीक, तो क्या ले लो, एक गाय ले लो वाइट, मतलब काऊ कैसा ले लो, काऊ वाइट ले लो, पूरा वाइट कलर की गाय है। और एक बुल ले लो, बुल को क्या ले लें, इसको ब्लैक ले लें, ब्लैक। दोनों की क्रॉसिंग कराएं, क्रॉसिंग कराने के बाद में अब यहाँ जो मिला, जो फर्स्ट जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन है, इनके जो बच्चे हुए, इनके बच्चे मिले बिल्कुल उजला उजला और काला काला, दोनों पैच इनके बॉडी के ऊपर था, उजला काला दोनों, उजला काला दोनों पैचेज इनके बॉडी के ऊपर था। तो इसको बोलते हैं रोन कोट। क्या बोलते हैं, रोन कोट। रोन कोटिंग वाले मिले F1 जनरेशन। मतलब कैसे, देखो उजला भी बना तो काऊ वाइट कलर। ठीक है, तो वाइट कलर को एक्चुअली चलो कोई बात नहीं, इसी को ब्लैक को कैपिटल B भी लिख दे रहे हैं, कैपिटल B और कैपिटल B ये डोमिनेंट होता है, और वाइट कलर स्मॉल b है, ये देख लो। तो यहाँ पे जो बनना चाहिए था एलिलिक मेकअप क्या होना चाहिए F1 जनरेशन का, कैपिटल B और स्मॉल b। तो B क्या था, B फॉर ये ब्लैक डोमिनेंट कलर है, तो इसको डोमिनेंट ही बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक वाला भी एक्सप्रेस किया और ये वाइट वाला भी एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दोनों ही रेसेसिव और डोमिनेंट, दोनों जीन जो है, दोनों एलील जो है वो टुगेदर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक, तो इस इफेक्ट को स्टैंडिंग टुगेदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग टुगेदर। ठीक, स्टैंडिंग टुगेदर का इफेक्ट भी बोलते हैं, स्टैंडिंग टुगेदर, स्टैंडिंग टुगेदर इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब कि रेसेसिव क्या लिखेंगे, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, रेसेसिव बोथ कैरेक्टर्स या बोथ एलिल्स एक्सप्रेस्ड, बोथ एलिल्स आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड टुगेदर, एकदम एक साथ ही एक्सप्रेस होता है। इसी को बोलते हैं को डोमिनेंस। को मतलब कि साथ साथ, और डोमिनेंस दोनों ही डोमिनेंट है। ठीक है, एक साथ क्या किया, रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों एक साथ क्या किया। तो अब रेसेसिव नाम का यहाँ हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों एकदम इक्वली इफेक्ट डाल रहे हैं, तो दोनों ही डोमिनेंट के क्या हो गए, अधिकारी हो गए, दोनों ही डोमिनेंट कहलाने के लायक हो गए। ठीक है, इसलिए डोमिनेंट एंड रेसेसिव जिसको समझ रहे हैं वो रियल में रेसेसिव नहीं है, वो दोनों ही अब डोमिनेंट जैसा क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं एक साथ, इसलिए इसको बोलते हैं को डोमिनेंस। अब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो दिया है को डोमिनेंस का, बड़ा द बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम देख लो, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक, को डोमिनेंस का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप is an example of कोडोमिनेंस। किसका एग्जाम्पल है,
कोडोमिनेंस का ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का? देखो ए बी ब्लड ग्रुप, ए को कंट्रोल करने के लिए जीन आई ए होता है, आई ए जब रहेगा तो ए ब्लड ग्रुप बनाएगा, और बी को कंट्रोल करने के लिए आई बी होता है तो इससे बी ब्लड ग्रुप बनेगा। आज जब दोनों एक साथ आ जाएंगे, आई ए और आई बी आ जाएंगे, तो दोनों कैरेक्टर डेवलप होता है, उस आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। क्या हो जाता है? ए बी। इसका मतलब कि ए और बी दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस एक साथ किया, तो ये भी, ये दोनों एलील जो हो गए कोडोमिनेंट एलील हो गए, और एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो कोडोमिनेंट एलील्स क्या एक ही साथ डोमिनेट कर रहे हैं, कोडोमिनेंट एलील्स दोनों हो गए। देख लो, कोडोमिनेंट एलील्स, समझ रहे हो? ये हो गया। अच्छा, अब कोडोमिनेंस एक एग्जाम्पल हो गया, तो पहला जो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस, ठीक। कोडोमिनेंस के बाद एक थर्ड एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। थर्ड मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक। थर्ड मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि मेंडल साहब बोलते हैं कि वन फैक्टर इज गवर्न बाय टू एलील्स, एक फैक्टर को दो एलील गवर्न करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर को दो एलील क्या है गवर्न करता है, लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर जो होता है तीन एलील को गवर्न, तीन एलील के द्वारा गवर्न किया जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक ना, फॉर ए कैरेक्टरिस्टिक, समझ रहे हैं, टू अल्टरनेटिव्स आर प्रेजेंट, बट हियर इन मल्टीपल एलिलिज्म फॉर गवर्निंग वन कैरेक्टरिस्टिक थ्री एलील्स आर प्रेजेंट। कितने एलील्स प्रेजेंट हैं? तीन एलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक ना। तो कैसे देखेंगे? लिखो अकॉर्डिंग टू मेंडल। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या है? अकॉर्डिंग टू मेंडल ए ट्रेट इज गवर्न बाय या कंट्रोल्ड बाय, इज गवर्न बाय टू एलील्स। टू एलील्स या उसी एलील को फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू एलील्स और फैक्टर्स, ठीक है। बट हियर इन मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक, ए ट्रेट इज गवर्न बाय more than two factors और एलिल्स। दो से ज़्यादा फैक्टर एलिल के द्वारा क्या होता है? गवर्न किया जाता है, ठीक है। मोर देन टू फैक्टर्स और एलिल के द्वारा क्या होता है? यहाँ गवर्न किया जाता है अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से ये हुआ, और मल्टीपल एलिल के हिसाब से यह है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग का ABO ब्लड ग्रुप, और ह्यूमन बींग का AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, और ह्यूमन बींग का ABO ब्लड ग्रुप ये मल्टीपल एलिलिज्म। कैसे भाई? ध्यान से देखो, समझो इसको। तो तीन एलील कौन सा है? अब मैं उसको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, ABO ब्लड ग्रुप, ये तीन एलील के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कितने एलील के द्वारा? तीन एलील के द्वारा। तो देख लो, थ्री एलील्स कौन है? तो पहले लिखेंगे ABO ब्लड ग्रुप is controlled or governed by three एलिल्स। कितने एलिल्स? तीन एलिल्स होगा। क्या है तीन एलिल्स? और दो से ज़्यादा हो गया तो मल्टीपल एलिज्म यहाँ दिया है। एक है IA, ठीक है, IA हो गया। अब ये क्या करता है? एक एलिल IA है, और एक एलिल क्या है? IB है, और एक एलिल I है, स्मॉल i।
ये डोमिनेंट है, क्या है, डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी एलील क्या है, डोमिनेंट है, और ये वाला क्या है, रेसेसिव है, रेसेसिव, याद रखना। अब इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर में, ये आरबीसी है, क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल के ऊपर में एक कंजुगेटेड शुगर, ठीक है, का स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। उस शुगर को, शुगर और प्रोटीन का वो मतलब कंजुगेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे एनसीईआरटी में शुगर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, शुगर लिखा है, ठीक है। तो ये जो होता है एक तरह का शुगर बनाता है, उसको बोलते हैं, उस शुगर का नाम है एंटीजन ए। क्या नाम है, एंटीजन ए। और इसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए बनता है। क्या बनता है, ब्लड ग्रुप ए बनता है, ठीक है। एक्चुअली शुगर नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइको मीन्स शुगर, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। ग्लूकोज और प्रोटीन का क्या होता है, कंजुगेट होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में शुगर लिखा है तो चलो शुगर से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। अब डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होगा भाई, ये आई बी, ये देखो ये आरबीसी है, आरबीसी। अब एक तरह का और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है वो, जो कि इससे वो डिफर करता है। ये डिफरेंट टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप का जब ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है तो ये शुगर एक टाइप का बना, ठीक है, और ये शुगर दूसरे टाइप का बन गया। और इससे जो ब्लड ग्रुप बनता है, इससे जो शुगर बना, ये शुगर एंटीजन बी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीजन बी। और इसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप बनता है वो ब्लड ग्रुप बी बनता है। क्या बनता है, ब्लड ग्रुप बी। समझ गए। अब देखो ये साथ ही साथ मल्टीपल एलिलिज्म का तो एग्जांपल है ही, साथ ही साथ ए, आई और आई बी जब एक साथ आ जाएगा तो ये को डोमिनेंस का भी एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ाया अभी आपको, जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे पढ़ाया, जो एक्सप्लेन किया कैसे। अब देखो, अब आपको आई ए और आई बी एक साथ आ रहा है, तो अब ये आरबीसी के सरफेस पे दोनों टाइप का शुगर बना रहा है, शुगर 1 और शुगर 2। एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक, जिसको एंटीजन, तो एंटीजन ए और बी दोनों बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटीजन ए भी बन रहा है, एंटीजन ए भी बन रहा है, और क्या बन रहा है, एंटीजन बी भी बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी जी मैं लिख दे रहा हूँ, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी बनेगा। क्या बन जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलिलिज्म का भी क्या है, एग्जाम्पल है। और उसके अंदर में ए बी ब्लड ग्रुप जो बना, ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट एलील एक ही साथ एक्सप्रेस हो रहा है। तो को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल आपको दे रहा है। और आई आई जब एक साथ रहेगा, देखो आई आई, क्या, आई आई, ध्यान से, ये आई और आई एक साथ रह रहा है, ध्यान से, ये स्मॉल आई, ये तो कंप्लीट रिसेसिव हो गया। तो ये आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, कोई एंटीजन नहीं बना, कोई शुगर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप जो हो गया, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ओ जो बोलते हो आप लोग, एक्चुअली पढ़ते हैं ओ, लेकिन वो 0 से आया है। क्यों, नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं बना। तो यहाँ पे नो शुगर, कोई शुगर नहीं बना, मतलब कि नो एंटीजन, कोई मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, आरबीसी तो है जरूर, इसके मेम्ब्रेन पे नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं बना। तो नो फॉर क्या होता है, 0, कुछ नहीं बना तो 0, तो 0 को ओ बोलते हैं। तो इसलिए ब्लड ग्रुप ओ हो गया। क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ठीक है ना, ओ हो गया। तो ये मल्टीपल एलिज्म। अब इसके बताओ सेट कितने हो सकते हैं। अब इस मल्टीपल एलिज्म के कितने सेट कैरेक्टर के तैयार हो सकते हैं, उसको ज़रा देखते हैं ध्यान से।
अब इसको देख लो, एक सेट क्या है IA और IA, तो ब्लड ग्रुप क्या बना, ब्लड ग्रुप A बन गया, ठीक ना। और एक क्या है IA और स्मॉल i, तो ये तो डोमिनेट इसके ऊपर कर ही जाएगा, तो ब्लड ग्रुप A बना। अब क्या है IB और IB, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया B, और एक IB और एक I, तो फिर भी ब्लड ग्रुप B, क्योंकि ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है इसके ऊपर। अच्छा, अब है IA और IB, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया AB बन गया, समझ रहे हो, AB बन गया। अब फिर क्या है IAB, अब I और I, तो ब्लड ग्रुप O बन गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेट पॉसिबल हैं। कितने, ये पूछा जाएगा कि मल्टीपल एलिलिज्म जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें एलिलिक कम्बिनेशन कितने तरह का हो सकता है, तो 6 सेट ऑफ एलिलिक कम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे, 6 सेट्स ऑफ एलिलिक कम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ये 6 सेट क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, 6 सेट पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो अब क्या है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब जो मेंडल साहब कहे हैं कि एक एलील, एक जीन कोई एक कैरेक्टर को गवर्न करेगा, वो भी थोड़ा आगे जाके उसका भी क्या है एक्सेप्शनल केस है कि एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये फोर्थ पॉइंट अपना हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपी। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी। देख लो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या था, अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू मेंडल वन फैक्टर गवर्न्स वन कैरेक्टर, गवर्न्स वन ट्रेट या वन कैरेक्टर। एक फैक्टर मतलब एक एलील एक ही ट्रेट को क्या करता है, गवर्न करता है या कंट्रोल करता है। लेकिन बट देयर आर सम जीन्स, ठीक, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, ऐसा लिख लें, देयर आर सम केसेस और एग्जाम्पल्स वेयर, जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, वेयर एन एलील और ए फैक्टर, वेयर ए फैक्टर, एक फैक्टर और एक एलील, और इसी को जीन भी बोलते हैं, कंट्रोल्स या गवर्न्स, कंट्रोल्स मोर देन वन ट्रेट, मोर देन वन ट्रेट। इसको देख लो कैसे भाई, ध्यान से, ये समझने की जरूरत है। अब क्या समझना है इसमें, इसमें समझना है कि जैसे देखो ये जो मटर का प्लांट होता है, पी प्लांट, उसमें राउंड सीड लगते हैं ना, राउंड सीड लगते हैं, राउंडेड सीड लगते हैं उसमें। तो राउंड सीड में क्या होता है, एक स्टार्च बनता है, स्टार्च, समझ रहे हो, स्टार्च जो है वो खूब एकदम प्लेंटी में बनेगा, प्लेंटी मतलब एडिक्वेट अमाउंट में। क्यों कि राउंड सीड के लिए जो फैक्टर होता है, एलील होता है जो फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर होता है R, ठीक ना। अब इससे स्टार्च बनेगा, स्टार्च एकदम प्लेंटी में बनेगा, खूब अच्छा खासा बन जाएगा। जब प्लेंटी में स्टार्च बनेगा तो सीड क्या हो जाएगा, एकदम स्फेरिकल, या इसको राउंडेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकदम राउंडेड सीड बन रहा है। अब देखो अब क्या होगा, अब इसके बाद रिंकल्ड सीड में क्या होता है, अब यही फैक्टर स्मॉल आर लेते हैं, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या करेगा भाई, स्मॉल आर जो होता है ये आपका
रिंकल्ड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? रिंकल्ड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्च बनाता है ये लेस अमाउंट में बनाता है। स्टार्च फॉर्म इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट बनाएगा। तो लेस अमाउंट बनाएगा तो क्या होगा? ऐसा ऐसा रिंकल्ड सीड बन जाएगा, झुर्रीदार। ठीक है, लेकिन जब आर और देखो आर और स्मॉल आर एक साथ आ गया तो यहाँ पे क्या, ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो एक कैरेक्टर क्या, एक कैरेक्टर स्फेरिकल सीड तो बनेगा जरूर। स्फेरिकल मतलब कि राउंड सीड बनेगा, राउंड सीड तो जरूर बना। ठीक है, लेकिन राउंड के साथ साथ वो उतना बड़ा स्फेरिकल नहीं होगा जितना यहाँ पे बन रहा था। जो कैपिटल आर जो है जितना बड़ा स्फेरिकल बना रहा था इस कंडीशन में, देखो इस आर आर वाले कंडीशन में, इस आर आर वाले कंडीशन में इतना बड़ा यदि स्फेरिकल सीड बन रहा था तो आर और स्मॉल आर वाले कंडीशन में क्या होगा? स्फेरिकल लेकिन छोटा बनेगा। तो क्या हुआ? ये दो कैरेक्टर को कंट्रोल किया ना, यहाँ पे वही फैक्टर, सेम फैक्टर। क्यों? क्योंकि आर तो रिसेसिव जीन है, कोई एंजाइम में बना ही नहीं रहा है। ये तो रिसेसिव जीन, रिसेसिव का फंडा आपको बताया कि या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या एंजाइम न बनाए, तो वो होता है रिसेसिव जीन, रिसेसिव एलील होता है। तो ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, काम तो ये आर कर रहा था। तो यहाँ पे दोनों आर है तो बड़ा सा स्फेरिकल, एक सिंगल आर है तो स्फेरिकल बना लेकिन छोटा हो गया। तो इस आर के दो प्रॉपर्टी हो गया ना, एक स्फेरिकल और दूसरा इंटरमीडिएट छोटे साइज का। तो एक साइज का इफेक्ट और एक शेप का इफेक्ट दोनों कंट्रोल कर रहा है वो। तो साइज और क्या चीज़, शेप, ये दोनों कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं कि एक एलील यहाँ पे दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इस इफेक्ट को प्लियोट्रोपी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो ये आर जो हुआ ये किसको कंट्रोल कर रहा है? ये राउंड शेप, राउंड शेप एंड साइज, साइज को भी कंट्रोल कर रहा है। तो एक एलील एक कैरेक्टर नहीं, अब दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसी को बोलते हैं प्लियोट्रोपी। तो इसमें क्या होता है? व्हेन एन एलील, ये साथ में डिफिनेशन लिखवा दिया हूँ आपको। ठीक ना? तो व्हेन एन एलील कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर देन इट इज नोन एज प्लियोट्रोपी। तो ये कुछ मेंडल के क्या थे, एक्सेप्शनल थे। और आज इतना ही बस, बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।